इंडियन हिस्ट्री जो है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल और मॉडर्न। किसी भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, इसलिए हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। हम लोग देखेंगे कि जो मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, बिगिनिंग कहाँ से हुई। 13th सेंचुरी में यूरोप में एक मूवमेंट शुरू हुई जिसे हम रिनासा बोलते हैं, RENAISSANCE। रिनासा या इसको हम सिंपली बोलते हैं कल्चरल मूवमेंट। तो ये कल्चरल मूवमेंट 13th सेंचुरी में यूरोप में स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से यूरोपियंस में एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया एंशिएंट कल्चर और लिटरेचर को पढ़ने का। जब यूरोपियंस ने एंशिएंट कल्चर और लिटरेचर को पढ़ा तो उन्हें उससे ये मालूम हुआ कि जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है वहाँ पे अबंडेंट अमाउंट ऑफ रिसोर्स प्रेजेंट है। मतलब उन्हें ये मालूम चला कि जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है वहाँ काफ़ी सारा रिसोर्स प्रेजेंट है। इसी रिसोर्स की तलाश में यूरोपियन एक कंट्री है जिसका नाम है पुर्तगाल। तो वहाँ का एक सेलर जिसका नाम था वास्को डी गामा, ये ईस्टर्न वर्ल्ड की तरफ चल पड़ा। आते आते ये साउदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका पहुंचा और जिस जगह पहुंचा उस जगह का नाम है केप ऑफ गुड होप और प्रेजेंटली इसे कहते हैं केप टाउन। केप टाउन ये साउथ अफ्रीका में। तो यहाँ आके भी फर्दर ये जो है वास्को डी गामा फर्दर आगे वेस्ट ईस्ट की तरफ चल पड़ा और फाइनली ये कहाँ पे जा पहुंचा, इंडिया के साउदर्न पार्ट में, साउदर्न कोस्ट में, जिस कोस्ट का नाम था कोस्ट ऑफ कैलिकट या इसको हम मालाबार कोस्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे वास्को डी गामा 17th of May 1498 को पहुंचा। जब वास्को डी गामा यहाँ आया तो यहाँ के जो मालाबार के लोकल रूलर्स थे उन्हें ज़ेमोरिन रूलर्स भी कहा जाता है। इन रूलर्स ने वास्को डी गामा का वार्म रिसेप्शन किया। फिर जो है वास्को डी गामा कुछ टाइम वहाँ स्टे किया और फिर फाइनली कुछ स्पाइसेस परचेज करने के बाद वास्को डी गामा जो है वापस पुर्तगाल रवाना हो गया। तो इसके बाद ही इसी रिसोर्स की क्वेस्ट में, रिसोर्स की तलाश में यूरोपियन ट्रेडर्स जो है वो ईस्टर्न वर्ल्ड की तरफ चल पड़े। सबसे पहले पुर्तगीज ट्रेडर जो है वो इंडिया में आए और इंडिया में आते हुए इन्होंने ट्रेडिंग कंपनीज एस्टेब्लिश की ऑन द आइलैंड्स ऑफ बॉम्बे, दमन एंड दीव एंड गोवा में। इनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपनी थी वो थी गोवा में, लेकिन कुछ ज़्यादा रोल इन्होंने इंडिया में प्ले नहीं किया। सेकंड यूरोपियन पावर जो इंडिया में आई वो थे डच ट्रेडर्स। डच ट्रेडर्स जब इंडिया में आए तो इन्होंने एस्टेब्लिश की डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। लेकिन ये डच ट्रेडर्स भी ग्रेजुअली शिफ्ट हो गई टुवर्ड्स मले पेनिनसुला। मले पेनिनसुला जो है ये फिलीपींस और मलेशिया की तरफ है। तो इसी तरफ ये डच ट्रेडर्स चल पड़े। तो देन दे सीज टू प्ले एनी इम्पोर्टेंट रोल इन इंडिया, मतलब फिर इंडिया में इनका कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं रहा। उसके बाद जो थर्ड ट्रेडर्स थे, थर्ड कंट्री थी वो थे ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स इंडिया में आए। ब्रिटिश के प्राइवेट ट्रेडर्स इंडिया में आए एज मर्चेंट एडवेंचरर्स बन के। और कब आए? 1599 में। इन प्राइवेट ट्रेडर्स को स्पॉन्सर किया था लंदन के जो प्राइवेट फाइनेंसर्स हैं उन्होंने, जिनको हम कलेक्टिवली कहते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने
ब्रिटिश के प्राइवेट ट्रेडर्स को स्पॉन्सर किया। जब ये ट्रेडर्स इंडिया में आए तो इन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया एक कंपनी में, जिस कंपनी का नाम रखा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी ने अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश की मसूलीपट्टनम में। फैक्ट्री नहीं, एक किस्म का उनका स्टोर। उस टाइम इतनी बड़ी फैक्ट्रियां होती नहीं थी, तो इन्होंने एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश की जिस मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है। 1611 में इन्हें फर्स्ट कंपनी एस्टेब्लिश की, फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश की। सेकंड फैक्ट्री ब्रिटिशर्स ने एस्टेब्लिश की सूरत में, सूरत इन गुजरात इन 1613 में। अब जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए तो इन्होंने एक चीज नोटिस की, वो था लैक ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। उन्होंने देखा कि जो इंडियंस हैं, इंडियंस में नेशनलिज्म नाम की कोई चीज नहीं है, सबको अपनी अपनी पड़ी है। तो इन्होंने ब्रिटिशर्स ने इसी चीज को कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया, इसी पे काम किया। तो उन्होंने काफी सारे इंडियंस को जो है भर्ती कर दिया एज सिपोइस, SEPOYS। अब ब्रिटिशर्स ने इन्हीं सिपाहीज को फिर यूज किया इंडियंस के ही अगेंस्ट लड़ने के लिए। समझो एक किस्म से इंडियंस को ही इंडियंस से लड़ाने का काम शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स ने। इसके बाद जो फोर्थ कंपनी थी जो इंडिया में आई, वो थे फ्रेंच ट्रेडर्स। जब ये फ्रेंच ट्रेडर्स इंडिया में आए, इनको स्पॉन्सर किया था फ्रेंच गवर्नमेंट ने। इन्होंने भी अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की। फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश की मसूलीपट्टनम में 1664 में, और सेकंड फैक्ट्री एस्टेब्लिश की सूरत में 1668 में। अब जो ब्रिटिश और फ्रेंच ट्रेडर्स थे, ये जिस तरह एशियन पॉलिटिक्स में इंडिया और पाकिस्तान आर्च राइवल्स हैं, सिमिलरली यूरोपियन पॉलिटिक्स में ब्रिटिश और फ्रेंच आर्च राइवल्स थे। तो इसी के कारण इन्होंने आपस में इंडिया में ही लड़ना शुरू कर दिया। तो जो है इन दोनों कंपनीज के बीच में 3 वार्स हुए, जिनको हम एंग्लो फ्रेंच वार्स भी बोलते हैं। 3 वार्स हुए इन दोनों कंपनीज के बीच में, और ये वार्स हैदराबाद के एक रीजन में हुए, जिस रीजन का नाम था कर्नाटिक, CARNATIC, कर्नाटिक। तो कर्नाटिक, तो इसीलिए इन 3 वार्स को हम कर्नाटिक वार्स भी के नाम से भी जानते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि ये जो 3 एंग्लो फ्रेंच वार्स थे, ये कब हुए और क्यों हुए।